तो वेव्स में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? स्टैंडिंग वेव, और उसका यूज पढ़े थे कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन पढ़े थे स्ट्रिंग में, ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। आज हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट और पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में नहीं हुआ था, रेजोनेंस ट्यूब और सोनोमीटर। और तब मोटा मोटी वेव्स का जितना ज्ञान आपको चाहिए एग्जाम के लिए काम का होता है उतना आपके पास हो जाएगा। पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। नीट 2020 का ही सवाल है, ये बीट्स के ऊपर सवाल है और ऐसे सवाल एनसीईआरटी में भी है, नीट और जेईई मेंस दोनों को पूछ रहा था। क्वेश्चन है कि इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ए और बी जो है दोनों का मटेरियल सेम है, बट आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। मतलब आउट ऑफ ट्यून का मतलब दोनों का ट्यूनिंग सेम नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। एंड प्रोड्यूसेस 6 बीट्स पर सेकेंड। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 6। मतलब अगर ए का फ्रीक्वेंसी FA कहें और बी का फ्रीक्वेंसी FB कहें तो दोनों का डिफरेंस 6 का है। डिफरेंस 6 का है, इसका मतलब कि A माइनस बी से 6 आया होगा या B माइनस A से 6 आया होगा, बट वी डोंट नो कैसे आया होगा। ठीक है, फिर आगे डेटा पढ़ते हैं। When tension in B is slightly decreased, अब B की बात कर रहा है और B में हमने टेंशन को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तब कह रहा है कि द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इंक्रीज कर जाता है बीट फ्रीक्वेंसी, और कितना हो जाता है? बीट मतलब क्या आप जानते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अभी तक भी मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आगे चलते हैं। क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B। आपको B का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताना है। तो हम मान लेते हैं कि B की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी X मान लिया। कितना मान लिया? X। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 530 हर्ट्ज। A की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 530 हर्ट्ज। A की फ्रीक्वेंसी है 530 हर्ट्ज। बोलो ठीक है। अब फिर से सवाल करो। A और B जो है ये कितना बीट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है? 6। मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 रहा होगा। मतलब अगर A का फ्रीक्वेंसी 530 है तो B के पास दो ऑप्शन है। B की फ्रीक्वेंसी या तो इससे 6 ज्यादा रहा होगा 536 हर्ट्ज, बोलो, या तो इससे कम रहा होगा 524 हर्ट्ज। या तो ये रहा होगा या तो ये रहा होगा, बोलो। मुझे नहीं पता क्या रहा होगा, लेकिन इसी दोनों में से आंसर होगा। या तो आंसर B का 536 होगा या तो 524 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन मेरे पास है 524, 536, 537, 523। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो या तो A होगा या तो B होगा। अब आगे चलिए, मतलब अभी तुक्का भी मारेंगे तो 50-50 चांसेस है कि सही हो जाएगा। खैर आगे चलिए। तो इसलिए हम लोग ये तुक्का के लिए एक बात कहते हैं कि तुक्का भी उन्हीं बच्चों का सही होता है जो थोड़ा मेहनत करके गए हैं। वो तुक्का मारेगा तो उसका 50% चांस है सही होने का, और जो नहीं मेहनत किया वो अक्कर बक्कर बम्बे बूम करेगा तो कुछ नहीं सही है ना, उसका 25% चांस है। आगे चलिए। अब कह रहा है कि व्हेन टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज्ड। अब B की बात कर रहा है। आपको पता है वेलोसिटी जो होता है वो होता है √T/μ, और वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, बोलो। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/λ √T/μ। तो जब आप टेंशन घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, बोलो। टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। तो कह रहा है कि जब टेंशन B में घटा दिए तो B का फ्रीक्वेंसी भी घट गया होगा, B का फ्रीक्वेंसी भी। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जब हमने टेंशन घटाया विथ डिक्रीज इन टेंशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ B विल डिक्रीज। ये हमें पता है कि B का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। अब आगे चलिए। तब कह रहा है कि तब ये कितना बीट प्रोड्यूस करता है? 7। मतलब फिर से देखिए, A का फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है 530 हर्ट्ज, B का फ्रीक्वेंसी पहले कुछ था अब बदल गया है, लेकिन अभी घटा है, ये पता है। अभी तो डिफरेंस भी चेंज हो गया,
डिफरेंस कितना हो गया 7। तो अब कहेंगे अब बी का फ्रीक्वेंसी, बी का नया फ्रीक्वेंसी के पास दो ऑप्शन है, या तो इससे 7 ज्यादा होगा या तो 7 इससे 7 ज्यादा मतलब 537, और या तो इससे 7 कम। ठीक, लेकिन मुझे पता है कि बी की फ्रीक्वेंसी घटी है, बी की फ्रीक्वेंसी मतलब एफ बी डैश जो होगा वो एफ बी से छोटा होगा। अब देखो अगर 536 हर्ट्ज होता तो उससे घट के 537 घटना हुआ क्या? नहीं हुआ था। लेकिन अगर 524 होता तो घट के कितना हो जाता? 523 हो जाता। बोलो मतलब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? 522 524 हर्ट्ज। बात समझ में आया? इसलिए बी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 524 हर्ट्ज। बात समझ में आया? पक्का? तो इस तरह के बीट्स से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, फ्रीक्वेंसी दे देगा और वो डिफरेंस लिखना होगा आपको। ठीक है, बीट्स नहीं बता देंगे। एक सवाल जो खूब पूछा जाता है वो है रेजोनेंस ट्यूब पे सवाल। तो पहले हम लोग रेजोनेंस ट्यूब जान लेते हैं क्या होता है। रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब जो है एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, और इस सेटअप से हम लोग साउंड का स्पीड एयर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? सो व्हाट इज रेजोनेंस ट्यूब? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर speed of sound in air, speed of sound in साउंड का स्पीड एयर में पता करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अच्छा, किस पे काम करता है ये? तो रेजोनेंस ट्यूब का जो वर्किंग होता है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के प्रिंसिपल पे काम करता है। द वर्किंग principle of resonance tube is on the principle of closed organ pipe। तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप सिखाया था। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या बात याद रखे थे हम लोग कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड क्या होता है? क्लोज होता है, और दूसरा एंड उसमें सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज बनते हैं, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है NV/4L। n का वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम लोग क्या जानते हैं? वन एंड इज ओपन एंड वन एंड इज। फिर हमने एक बात और से लिखा था कि जो क्लोज्ड एंड होता है वो नोड जैसा बिहेव करता है, और जो ओपन एंड होता है वो। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और कहा था कि लॉर्ड रेलेग ने ये कैलकुलेट किया था कि ओपन एंड पे जस्ट एंटीनोड नहीं होता है, एंटीनोड थोड़ा उससे दूर भी होता है, और वो डिस्टेंस कितना था? 0.31 d के बराबर। उसको क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन एट ओपन एंड। तो इसका मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिखाता हूं। तो देखो एक ऐसा ट्यूब होता है, लेकिन इसको ओपन कैसे करेंगे? चलो ऐसे ही रफ डायग्राम बनाते हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। यहां पे एक हम लोग वो निकाला है, हाँ, ओपन करने के लिए वाल्व, और ये पाइप कनेक्टेड होता है एक बहुत बड़ी रिजर्वॉयर से। आप लोग थोड़ा सीधा डायग्राम बनाइएगा। इस रिजर्वॉयर में पानी होता है, और पानी का लेवल इसमें हम लोग इस वाल्व के मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये क्या है? वाटर रिजर्वॉयर। वाटर रिजर्वॉयर।
और क्या है, ये कनेक्टेड ट्यूब है, ये वाल्व है, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। हालांकि पूरे सेटअप को बोलते हैं, लेकिन मेन रेजोनेंस ट्यूब कौन है, ये। अब देखिए आप गौर से, यहां पर एक ये एंड ओपन है और ये एंड क्लोज्ड है। तो ओपन एंड क्या बनेगा, एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड क्या बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये एंटी नोड यहां नहीं होगा, थोड़ा से दूर होगा, और कुछ ऐसा वेव बनेगा। पहला जो तरीका हम बताए थे आपको वाइब्रेशन का, वो ऐसा बताए थे, ये एंटी नोड और ये नोड, फंडामेंटल मोड। और फंडामेंटल मोड में ये लेंथ जो होगा, अगर इसमें मैं L1 कहूं ये लेंथ, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और मैंने अभी आपको बताया एंटी नोड यहां नहीं, थोड़ा इससे दूर होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, 0.31 d। अभी मैं उसको E लिख देता हूं, और E को बोलते हैं इंड करेक्शन। E को क्या बोलते हैं, इंड करेक्शन। तो E क्या है, इंड करेक्शन, और इसका वैल्यू कितना होता है, 0.31 d के बराबर। एंड व्हाट वाज d, डायमीटर ऑफ पाइप या ट्यूब, इस ट्यूब का जो डायमीटर होगा। तो इसका डायमीटर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला मोड होगा वाइब्रेशन का, फर्स्ट वाइब्रेशन, उसमें हम क्या लिखेंगे, ये लेंथ नोड से एंटी नोड का कितना लिखोगे, L1 प्लस E, और वो कितने के बराबर होगा, लैम्डा बाय 4 के बराबर होगा। इसी तरह सेकंड वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो होगा, अगर लेंथ L2 कहे, इसमें लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं हम अपना, इसके हेल्प से, L2 प्लस E होगा, और वो कितना होगा, 3 लैम्डा बाय 4, है ना। आपको याद है सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं। बोलो, इस तरह नेक्स्ट पूछेंगे तो L3 प्लस E इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 लैम्डा बाय 4, ठीक है। हम बस दो ले रहे हैं, इनको बोलते हैं टू सक्सेसिव वाइब्रेशंस। तो इनका अगर डिफरेंस लोगे आप, इनका अगर आप, अच्छा कोई भी टू सक्सेसिव वाइब्रेशन का डिफरेंस सेम ही होगा। अगर नेक्स्ट आप ले भी लो L3 प्लस E, तो L लिख देते हैं, थर्ड मोड, तो होगा L3 प्लस E इज इक्वल्स टू, ये तीसरा इक्वेशन। नाउ डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव वाइब्रेशन कितना होगा। तो कोई भी, जैसे अगर 2 और 1 को डिफरेंस लो, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा 4, 2 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा बाय 2 आएगा। अगर मैं L2 माइनस L1 करूं तो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। बोलो, अगर आप 3 माइनस 2 करोगे तो भी देखो कितना आएगा, लैम्डा 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4, मतलब लैम्डा बाय 2। मतलब कोई भी दो सक्सेसिव का डिफरेंस लीजिए, वो कितने के बराबर होगा, तो लैम्डा कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। बोलो, और अगर लैम्डा निकल गया तो फ्रीक्वेंसी हमें पता होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी होता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो फिर वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। वेलोसिटी होगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपको याद रखना है, रेजोनेंस ट्यूब में ये होता है वाइब्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला वेलोसिटी का। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलता है वो सुनिएगा, और इसको रेजोनेंस क्यों कहते हैं वो भी सुनिएगा। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं, चिमटा जिसको आप बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, और हम ऐसा फ्रीक्वेंसीज का चूज करते हैं जो कि इस रेजोनेंस ट्यूब का, इस मतलब ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी बने पहला लेंथ पे, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए। फिजिक्स में रेजोनेंस का मतलब होता है फेनोमेनन ऑफ फ्रीक्वेंसी मैचिंग। कौन सा फेनोमेनन, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होगा, हाई एम्पलीट्यूड का साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों साउंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हाई एनर्जेटिक साउंड क्रिएट होगा। तो हम जो चिमटा लिए हैं, इसमें वाटर का लेवल एडजस्ट करते हैं और चिमटा स्ट्राइक कर देता है कि चिमटा का साउंड हो,
और वाटर की अलग अलग लेवल पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलेगा। जब साउंड सबसे ज्यादा सुनाई पड़ेगा तब समझ जाएगा अरे 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 ये वाला जो फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर है, चिमटे के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, रेजोनेंस में आ गया, तब ज्यादा साउंड सुनाई पड़ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया कि नहीं पता चल गया? फिर हम लेवल वेरी करेंगे और फिर से दूसरा लेंथ खोजेंगे जहां पे फिर से वैसा साउंड सुनाई पड़े सबसे ज्यादा, फिर कहेंगे फिर से फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी पता चल गया। समझ गए? तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है रेजोनेंस ट्यूब। आगे से फॉर्मूला याद रखना है, ठीक? क्या क्या याद रखना है? क्या कैलकुलेट करता है रेजोनेंस ट्यूब? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी किसका? इस ट्यूनिंग फॉर्क का। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी किसका? ट्यूनिंग फोर्क का। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क यूज्ड। ठीक है? अब देखो, अब आपको इस पे एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, करके देखते तो आप शायद समझ पाते अच्छे से, लेकिन अब ये फॉर्मूला याद रखना है हमको कि ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से उसका फ्रीक्वेंसी बराबर होता है, रेजोनेंस बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग को, और ऐसे ही फॉर्मूला पे काम करता है। पक्का? अब चलिए इस पे एक सवाल करते हैं। नीट 2018 में भी ऐसा सवाल आया है और 19 में उड़ीसा में पूछा गया था, नीट उड़ीसा में। अ ट्यूनिंग फॉर्क विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, तो हमें एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 800 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस रेजोनेंस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। तो जब समझ गए कि रेजोनेंस ट्यूब के बारे में बात कर रहा है, विद अपर एंड ओपन, अपर एंड ओपन ही होता है, एंड लोअर एंड क्लोज्ड बाय वाटर सरफेस। ये देखो लोअर एंड क्लोज्ड था इसका, और क्यों क्लोज्ड था? क्योंकि यहाँ पे क्या था? वाटर सरफेस था। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट लेंथ 9.75, तो ये हमारा L1 हो जाएगा, और दूसरा ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा। Then the speed of sound in air is, साउंड का स्पीड बताना है, तो V is equals to क्या होता है? 2F L2 minus L1 या L3 minus L2, आपको जो मर्जी करे लिख सकते हैं। तो हम L2 minus L1 करके निकाल देंगे। V is equals to हो जाएगा 2, फ्रीक्वेंसी हो गया 800 into L2 minus L1, 31.25 minus 9.75, तो 21.5 सेंटीमीटर होगा, तो 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये 8 बार में कटा, और ये हो गया 2 into 21.5 कितना होगा? 43 ना, 8 या 24 के हाथ में रहा 2, 8 चौक 32, 2 34, 344 मीटर। ये क्या हुआ? 344 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। बात समझ में आया? समझ गए रेजोनेंस ट्यूब कैसे काम करता है? इसको लिखिए और इस पर एक सवाल और करेंगे। चलिए हम लोग एक दो बात और डिस्कस करें। एक क्वेश्चन ऑर्गन पाइप पे और प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आपको एहसास हो कैसा कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गन पाइप का। खाली आपको पता होना चाहिए। देखिए ये टॉपिक ऐसा ना, ऑर्गन पाइप वाला ये सब, अगर आपको पता है तो आप बना लेंगे एक लाइन में, नहीं पता है तो नहीं बना पाएंगे। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन जो हम करवाए, ये रेजोनेंस ट्यूब वाला, ये नीट 2019 में पूछा है, ऐसा 18 में भी है, जेई मेंस में भी पूछ चुका है। तो ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, ऐसा ही खाली पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है रेजोनेंस ट्यूब का। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो कौन सा ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है, और इसका कौन सा फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है? मतलब पहला हार्मोनिक। तो क्या होता है फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? NV/2L होता है, N1 लेना है। तो F दिया हुआ है, उसको F1 कह रहे हैं, V/2L, ये पहला इक्वेशन है, इसको FA कह देते हैं। चलो, इज इक्वल टू, ये जो है इक्वल है किसके? FA इक्वल है किसके? FB के, और B क्या है? थर्ड हार्मोनिक है, किसका? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। तो हार्मोनिक के लिए क्लोज में क्या फार्मूला होता है? और हार्मोनिक खाली होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फिर थर्ड हार्मोनिक होता है, और फार्मूला क्या होता है? NV/4L, N का वैल्यू ऑड लेना है। तो फर्स्ट हार्मोनिक कहता है तो V/4L लेते हैं, थर्ड हार्मोनिक कहेगा तो 3V/4L, और L अलग अलग होगा, ये L1 होगा, ये L2 होगा। ठीक, और दोनों बराबर है,
बराबर कर दीजिए v/2L1 इज इक्वल्स टू 3v/4L2। v तो साउंड का स्पीड है एयर में, वो दोनों साइड से कट जाएगा देखो, और 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 2L2 इज इक्वल्स टू L1। L1 क्या है? ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ। L2 क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ। कहीं 3 छूट गया, ये L2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर भेज दो। अब कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लेंथ 20, मतलब L2 दिया हुआ है 20, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, L1 पूछ रहा है, कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 into L2 है 20/3 इज इक्वल्स टू L1, 40/3 सेंटीमीटर, मतलब 13.33 होता ना, 13.2 दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, क्या आंसर? ठीक है, इजी पीजी जापान इजी। एक डिवाइस हम लोग को और जान लेना है आखिरी टॉपिक में, सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या होता है? तो सोनोमीटर का अरेंजमेंट पहले समझो। इस तरह से टेबल होता है और एक वायर होता है, सोनोमीटर का वायर, ये वो सोनोमीटर का वायर है, ठीक है, यहां से यहां तक वो वायर है, और इसमें टेंशन क्रिएट करने के लिए हम यहां पे कुछ वेट लगा देते हैं, एम मास लगा दिए ताकि इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट पे फिक्स है, ये भी नोड है, ये भी क्या है? तो सोनोमीटर जो है बेसिकली इसका एग्जांपल है स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन, और ये सोनोमीटर वायर का लेंथ है L0। ठीक, आप जानते हैं स्टैंडिंग वेव जब स्ट्रिंग में फॉर्म होता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे, n/2L √T/μ। ये Fn का फॉर्मूला होता है, कोई भी हार्मोनिक पूछे तो n/2L √T/μ। व्हाट इज T? टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इज T? टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। व्हाट इज म्यू? मास पर यूनिट लेंथ। अब सोनोमीटर वायर में क्या करते हैं लोग? 2 ब्रिज लगाते हैं, यहां पर एक ब्रिज लगा दी। ब्रिज मतलब आप समझ सकते हैं जैसे गिटार है तो यहां पे उसको पकड़ ली, मतलब वो नोड क्रिएट हो गया, ये एक ब्रिज है, इसका यहां से लेंथ मान लेते हैं L1 है। अब ये जो वायर होगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा F1। फिर यहां एक ब्रिज लगाए, मान लो 2 ब्रिज लगाते हैं, ये भी नोड क्रिएट होगा, इसका लेंथ मान लीजिए है L2 और फ्रीक्वेंसी होगा F2। ये एक अलग लेंथ है, ये लेंथ होगा L3, फ्रीक्वेंसी होगा F3। अब ये 3 सेगमेंट में बट गया। कितने सेगमेंट में? 3 सेगमेंट। कितने सेगमेंट में बन गया? 3 सेगमेंट। तो देखिए इसमें 2-3 पॉइंट समझिए। ब्रिज लगाने से क्या होगा? पहला पॉइंट, टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगा, L1 + L2 + L3 कितने के बराबर होगा? L0 के बराबर होगा। ये पहला बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और बाकी सब n कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, t म्यू कांस्टेंट। अगर सबका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात करें, फॉर ऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तीनों सेगमेंट का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं, फॉर ऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, तो हम ऐसा लिख पाएंगे कि f इज इक्वल्स टू 1/2L √T/μ, और T तो टेंशन इस वायर में, सेमी टेंशन है पूरे वायर में, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। तो ये तो आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ठीक? इसी पे सोनोमीटर काम करता है, इसी पे सवाल पूछ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। तो इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे? मतलब अगर हम लोग को F1 लिखना होगा तो हम लिखेंगे K/L1, है ना, पहला का फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो। दूसरे का फ्रीक्वेंसी F2 लिखना होगा तो K/L2, F3 लिखना होगा तो K/L3, और फिर यहां से L1 का वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो जाएगा K/F1। बोलो, यहां से हम L2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हो जाएगा K/F2, और यहां से L3 का वैल्यू निकाल सकते हैं K/F3, और ये एक चीज हम लोग यहां रख सकते हैं, है ना? तो हमें इक्वेशंस मिलेंगे। जैसे
ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जब तक इस पे सवाल नहीं करोगे तो समझोगे नहीं। एक सवाल से समझाते हैं। देखिए सवाल क्या है, the length of a wire between two ends of a sonometer wire is 100 centimeter। पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है? L1 प्लस L2 प्लस L3 का वैल्यू। पहला बात क्या दिया हुआ है? L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया। What should be the position of two bridges below the wire so that the three segments of wire have their fundamental frequencies in the ratio 1:2:3। मतलब पहला वाला का फ्रीक्वेंसी अगर F0 है तो दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? F1 है F0, F2 है 2F0 और F3 कितना है? बात समझ में आया? तो अगर हम लिखें, हम लोग अभी लिखे थे ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F1 क्या लिखोगे? K बाय L1। F1 क्या लिखोगे? K बाय L1। बोलो F1 का वैल्यू F0 है, तो यहां से L1 क्या लिखेंगे? K बाय F0। बोलो इसी तरह यहां चलो, F2 लिखेंगे K बाय L2, तो यहां से L2 क्या लिखोगे? K बाय F2 जो कि 2F0 है। बोलो यहां लिखोगे F3 इज इक्वल्स टू K बाय L3। K इज इक्वल्स टू क्या होगा? सॉरी K नहीं, L3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K बाय F3 मतलब 3F। और तीनों का सम तो पता है हम लोग को कितना? 100। तो लिखो K बाय F0 प्लस K बाय 2F0 प्लस K बाय 3F0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100। एलसीएम ले लो, 6F0 हो जाएगा एलसीएम। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 6K प्लस 3K प्लस 2K इज इक्वल्स टू 100। 3 2 5 6 11 11K इज इक्वल्स टू 600 F0। बोलो तो K का वैल्यू निकल गया कितना? 600 F0 बाय 11। 600 F0 बाय, तो पहला लेंथ निकल जाएगा, निकल जाएगा। L1 क्या है? K बाय F0। तो देयरफॉर L1 पहला लेंथ हो जाएगा K बाय F0। ये देखो लिखा है ना K बाय F0 है, तो K बाय F0 कितना लिखोगे? 600 बाय 11। तो पहला लेंथ क्या हो जाएगा? 600 बाय 11 सेंटीमीटर। L2 दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा? देखो L2 क्या लिखोगे? K बाय 2F0। तो पहले K बाय F0 तो पता है, 2 से और डिवाइड कर दो तो 300 बाय 11। और L3 कितना हो जाएगा? K बाय 3F0 तो 200 F0 बाय 11 सेंटीमीटर है ना? क्या? हाँ, आंसर में कुछ गड़बड़ी दिया हुआ था। अब समझिए, देखिए L1 L2 L3 क्या है? L1 है ये लेंथ, L2 है ये लेंथ और L3 है ये लेंथ। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ये दिया हुआ था उसमें HC वर्मा में, और उसी क्वेश्चन को उठा के पूछ दिया, तो पूछने वक्त थोड़ा सा गलत लिख दिया क्वेश्चन में। गलत लिख दिया कि डायरेक्टली सब्जेक्टिव टाइप ही लिख दिया कि व्हाट शुड बी द पोजीशन। बताना चाहिए ना पोजीशन कहां से, जिधर मास है उधर वाले एंड से कि जिधर वॉल है उधर वाले एंड से। तो हम लोग क्वेश्चन में फ्रेम कर ले रहे हैं कि इस पोजीशन का मतलब हम क्या मानेंगे? फ्रॉम वॉल अगर माना जाए, फ्रॉम, तो फ्रॉम वॉल अगर पहले ब्रिज का डिस्टेंस बोलेंगे तो L1 कहोगे। देखो फ्रॉम वॉल पहले ब्रिज का डिस्टेंस कितना कहोगे? L1। और दूसरे ब्रिज का डिस्टेंस L1 प्लस L2। वॉल से कितना कहोगे? तो पहले ब्रिज का डिस्टेंस हो जाएगा L1 मतलब 600 बाई 11 और दूसरे ब्रिज का हो जाएगा 900 बाई 11। ठीक है? वो ऑप्शंस होते हैं, इसमें से नहीं दिया हुआ है, ये हम बुक से जो क्वेश्चन उठाए थे उसमें नहीं दिया हुआ सही से। ठीक है, उसके सारे ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है सारे ऑप्शन? क्योंकि पोजीशन डिफाइन नहीं किया था। अच्छा, अगर कहां से होता? फ्रॉम मास, मतलब मास एंड। अगर इधर से पूछता
तो पहला क्या बोलते हैं L3 और दूसरा का बोलते हैं L3 प्लस L2। तो L3 कितना है 200/11 और दूसरा होता है ये दोनों का सम 500/11। ठीक है, ये आंसर्स होंगे इसके ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। ये गलत क्यों दिए हुए? क्योंकि एचसी वर्मा से सीधा ये सेम लैंग्वेज एचसी वर्मा में सवाल में है। ठीक, तो सोनोमीटर क्या होता है समझ गए? पक्का? और इतना काफी है वेव्स में जानने के लिए। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।